अरिथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग में कल हम लोगों ने एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लिए थे 1 से 5 तक, और इंट्रोडक्शन भी कर लिया था। आज एक्सरसाइज 12.1 में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो 8 नंबर पूछा जा रहा है, देख लीजिए। इसमें एक उद्देश्य फलन दिया गया है हमारा x + 2y। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + 2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। इसका हमें मिनिमाइजेशन भी करना है और मैक्सिमाइजेशन भी करना है। व्यवरोध आपको दिए गए हैं x + 2y > ≥ 100, 2x - y > ≤ 0, 2x + y > 200 and x and y both are greater than or equal to 0। ये क्वेश्चन हमारा है और मुझे इन व्यवरोधों के अंतर्गत इस फलन का महत्तम और न्यूनतम दोनों प्रकार का मान चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले देखो, लगभग तरीका आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज प्रोसीजर यहां पर यूज करूंगा। जैसे बीच वाला वो हिस्सा हम यूज नहीं करेंगे जिसमें हम यदि x बराबर इतना तो y बराबर उतना, ये वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, आप करिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना रहता है? व्यवरोधों को समीकरणों में व्यक्त करिए। समीकरण में व्यक्त करने पर तो ये बन जाएगा x + 2y = 100, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 2x - y = 0, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा है 2x + y = 200, थर्ड। अब ये पता लगाना, क्योंकि मेन हमारा पोर्शन जो ग्राफ से बनता है, तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो लाइन है वो x अक्ष को कहां पर काटती है, y अक्ष को कहां पर काटती है। ऐसे इसका पता लगाना पड़ेगा। और वही तरीका आप यूज करते हो कि यदि y बराबर 0 तो x बराबर ये, अगर x बराबर 0 तो y बराबर ये। मैं शॉर्ट में इसको कर लूंगा, आप पूरा सॉल्यूशन कर लीजिएगा अपना। कर लेंगे या हम भी पूरा करके दिखाएं आपको? वो तो आ जाएगा ना आपको, ठीक है। तो अगर आप y 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? तो एक बिंदु बनेगा 100,0, और अगर आप x 0 ले लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। इसमें अगर आप y 0 ले लोगे, अरे कुछ मत लो भाई, ये y उधर भेज दो बस खाली, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 2x, ठीक है। इसको पता लगाओ। इसमें y 0 लोगे तो x 100 आ जाएगा, और अगर x को 0 ले लिया तो y 200 आ जाएगा, ठीक है। ये अब डायरेक्ट ग्राफ पर आ जाते हैं हम, क्योंकि मेन मुद्दे की बात ग्राफ में होती है। ये x, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं बीच का पोर्शन नहीं लिखता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बंद कर देंगे लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज क्योंकि आपको आ जाती है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। यहां पर हम बिंदु ले लेते हैं 50, 100, 150, 200। 50, 100, 150, 200, 50-50 का मैंने यहां ले लिया नंबरों को। पहला पॉइंट, पहली लाइन को देखिए, 100,0, दिस इज 100,0। उसका 0,50, दिस इज 0,50। इनको मिलाने से एक लाइन बनेगी। अगली इसको बनाओ पहले, 100,0, 100,0 तो यही है, 0,200, ये है 0,200, ठीक है। अब लाइनें बना दीजिए। सबसे पहले तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन बनेगी। ये एक लाइन हमने बना दी। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये पहले वाली है x + 2y बराबर x + 2y = 100, ठीक। दूसरी लाइन आप बना दीजिए ये वाले, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके सेकेंड एक लाइन आपकी बन जाएगी। इसकी इक्वेशन है 2x + y, 2x + y = 200। और जो थर्ड लाइन आपकी आएगी
आप देखिए, जिसको हमने 2 नंबर पे लिख रखा है y इज इक्वल टू 2x। आप देखिए y बराबर mx टाइप की नहीं लग रही है आपको? y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, और y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन, और उसमें भी m कैसा है? पॉजिटिव। इसलिए ये मूल बिंदु से जाएगी और ऐसे जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x। बस अब हमको ये पता लगाना है फिजिबल रीजन कौन सा होगा। फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन एक ही चीज है, फिजिबल रीजन भी उसको कहा जाता है। चलिए देखिए कैसे पता लगाइएगा, एक एक लाइन से पता लगाओ। पहले इसका मालूम करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। ये पूरे प्लेन को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? लोअर हाफ पार्ट, अपर हाफ पार्ट। कहीं का भी एक पॉइंट ले लीजिए, 0 0। कहां का लिया हमने? लोअर का लिया कि अपर का लिया? लोअर हाफ पार्ट का लिया। सेटिस्फाई करवाया। सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 आएगा, और ये सरासर गलत है। इसका मतलब लोअर हाफ पार्ट को हम छायांकित नहीं करेंगे, अपर हाफ पार्ट को छायांकित करेंगे। अब 2x माइनस वाई वाले का देख लो, ये 2x माइनस वाई का है। ये तो मूल बिंदु से जाता है, तो मूल बिंदु से इसको सेटिस्फाई ना करवाओ। ये भी पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 प्लेन में, 2 पार्ट में। अपर हाफ पार्ट, लोअर हाफ पार्ट। कहीं का भी एक बिंदु ले लीजिए और उसे सेटिस्फाई करवाइए। अपर हाफ पार्ट का ले लिया जाए ये वाला पॉइंट, कहीं का भी ले लो। 0,50, x की जगह 0, y की जगह 50, x की जगह 0, y की जगह 50। -50 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सही है कि गलत है? सही है। इसका मतलब इस पॉइंट ने सेटिस्फाई किया, तो इसके इधर का हिस्सा मुझे छायांकित करना है। अपर हाफ पार्ट के पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद इस लाइन को देख लीजिए, इसमें भी ये भी लाइन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर हाफ पार्ट, अपर हाफ पार्ट। 0 0 से सेटिस्फाई करवाइए, इसको संतुष्ट कर देगा, आप देख लीजिए। इसलिए इसके इधर का हिस्सा छायांकित होगा। अब सबको मिला के बताइए कौन सा पार्ट होगा ऐसा जो हम यहां पर शेड कर पाएंगे। मुझे तो ये वाला पार्ट लग रहा है, कि आपको भी लग रहा है? और इसके इधर भी पड़ता है, इसके इधर। यही पोर्शन क्या करना पड़ेगा हमको? छायांकित करना पड़ेगा भाई। इस तरह से समझ में आया कि नहीं आया भाई आपको? अब इसमें जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो सब आपको मालूम करने पड़ेंगे। देखो ये कॉर्नर हमको पता है, ये कॉर्नर हमको मालूम है, ये 2 कॉर्नर है जो हमको नहीं मालूम है। मालूम करिए यहां पर कौन कौन सी 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। एक तो y बराबर 2x वाली है, और एक ये वाली x प्लस 2y बराबर 100। आप इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो ऐसे कर लो कि y की जगह 2x वहां लिख दो, जाके y की जगह 2x लिख दोगे तो ये 4x प्लस x, 5x बराबर 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। भाई 5x बराबर 100 तो x बराबर 20। अगर x बराबर 20 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा? 40। ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, इसको भी पता लगा लीजिए। इसमें इस पॉइंट में कौन कौन सी 2 लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? एक तो ये लाइन है, और एक ये हमारी y बराबर 2x वाली है। तो अगर इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। y बराबर 2x यहां भी लिख लो, तो 2x प्लस 2x 4x बराबर 20, तो x बराबर 4x बराबर 200, तो x बराबर 50। अगर x बराबर 50 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, अभी आप निकाल लीजिए यहां पर कोणीय बिंदु, यहां पर z इज इक्वल टू x प्लस 2y। एक एक करके कोणीय बिंदु लीजिए। पहले 0,50 से शुरू कर दीजिए। x की जगह 0, y की जगह 50। 0 50 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 100। 0 50 के बाद 0 200 ले लीजिए। 0 200, x की जगह 0, y की जगह 200, तो ये 400 हो गया।
इधर आ जाइए 50, 100 पे आ जाओ, 50, 100। x की जगह 50, y की जगह 100, तो 200 प्लस 50 ये 250 आ गया। फिर लास्ट वाला ले लीजिए 20, 40, x की जगह 20, y की जगह 40, 40 गुना 80 और 20, 100। उन्होंने मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछी हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ रही 400 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 100, और मिनिमम वैल्यू आपको दो जगह मिल रही है। ठीक है ना। तो ये हमने 12.1 का 8th नंबर क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 8, 0,50 और 20,40 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदुओं पर न्यूनतम z बराबर 100 और 0,200 पर अधिकतम z बराबर 400। कहां पर प्रॉब्लम आई थी? आई होप कि आपको इसमें प्रॉब्लम आई होगी कि इसका क्या करा जाए। अरे बउआ y बराबर 2x है, y बराबर mx टाइप की लाइन है भैया, मूल बिंदु से सीधे होकर चली जाएगी, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, इतना इजी है होगा। ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा जा रहा है, इसको भी देख लें। z और ये व्यवरोध दिए गए हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह व्यवरोधों को समीकरण में व्यक्त करने पर, इसको व्यक्त करोगे x इज इक्वल टू 3, इसको आप करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सबसे लास्ट में है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसको नहीं बनाते हैं, देखो आप अपना डिटेल में निकाल लीजिएगा कि x अक्ष को कहाँ काटती, y अक्ष को कहाँ काटेगी, z अक्ष को कहाँ काटेगी। इसमें तो जरूरत ही नहीं है, x बराबर 3 है, ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू h टाइप की लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस, y अक्ष के समांतर। ठीक है, और y अक्ष के समांतर कहां से होकर जाएगी 3,0 से, 3,0 से गुजरेगी, y अक्ष के समांतर होगी। इसको देखो, अगर आप y0 लिखोगे तो x 5 आएगा, और अगर आप x0 लिखोगे तो y 5 आएगा, या अगर y0 लिखोगे तो x 6 आएगा, और अगर आप x0 लिखोगे तो y 3 आ जाएगा। बस अब आ जाते हैं सीधे ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ से ही हमारे बाकी के सारे मुद्दे डिस्कस होंगे। ये y डैश है, ये x डैश है, ये 0,0 है। x अक्ष पर मैक्सिमम मुझे 5, 6 चाहिए, और y अक्ष पर मैक्सिमम मुझे चाहिए 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, सबसे पहली लाइन तो 3,0 है, जो कि मूल बिंदु से नहीं, सॉरी 3,0 से आएगी, y के समांतर होगी, इसको बना लेते हैं। ठीक है, y अक्ष के समांतर और 3,0 से जाएगी, ये है बउआ 3,0। भाई गुजार दिया, देखिए हमने एक लाइन तो बना दिया मैंने, 3,0 से पास हो रही है, और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x इज इक्वल टू 3। अगला 5,0, 0,5, 3, 4, 5, दिस इज 5,0, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 0,5। इसको और इसको मिलाने से एक लाइन फिर बन जाएगी, बना दीजिए। ये आ गया, ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद अगली है 6003, 60 ये है, और 03 यहां पर है, दोनों को मिलाने से एक और लाइन बनेगी। ये देखिए, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। बउआ नहीं समझ में आया, ये x बराबर h टाइप की लाइन y अक्ष के समांतर
और y बराबर k टाइप की लाइन x अक्ष के समांतर। कभी मिले तो आप ऐसा करिए। किधर का हिस्सा छायांकित करना है, एक एक करके चेक करिए। पहले इसी को आ जाइए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये है। इसने हमारे पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो। कौन कौन से दो पार्ट हैं? राइट हाफ प्लेन एंड लेफ्ट हाफ प्लेन, बिकॉज दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। किधर का हिस्सा हमको छायांकित करना होगा? चाहे जिधर का पॉइंट से आप संतुष्ट करवा के देख लो। इसके लेफ्ट हाफ प्लेन में 0.00 पड़ता है, अगर इसने संतुष्ट कर दिया तो लेफ्ट हाफ प्लेन को छायांकित करेंगे, नहीं तो राइट को करेंगे। 0 0 संतुष्ट, x की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 0। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, सही है क्या? 0 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है? कुछ भी नहीं है। तो लेफ्ट हाफ प्लेन के इस बिंदु ने इसको संतुष्ट करने से मना कर दिया। इसका मतलब फिर हम इसके इधर वाले हाफ प्लेन को छायांकित करेंगे। इसका हो गया। दूसरा x प्लस वाई वाले का चेक कर लो, ये है x प्लस वाई। इसके भी लोअर हाफ प्लेन में 0,0 पड़ता है, संतुष्ट करिए। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई। इसके भी इधर का हिस्सा हमको चाहिए। नहीं समझ में आया? इसको संतुष्ट करवा के देखिए, इसको भी नहीं करेगी ये। 0 0 इसको भी संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि ग्रेटर देन लगा है ना, तो इसके भी इधर का हिस्सा हमको चाहिए। कौन सा हिस्सा हम छायांकित करेंगे बता सकते हैं आप? सबके इधर है पड़े, मतलब हमें लगता है कि क्या ये वाला पोर्शन होगा क्या? ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन पूरा इधर का, वो मतलब बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है। ये सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन भी कहते हैं इसको, और ये आज अनबाउंडेड है। ठीक है, चलिए ये कॉर्नर्स पता लगाने पड़ेंगे आपको। ये तो 6,0 है, एक ये कोना चाहिए हमको और एक ये कोना चाहिए। इस वाले कॉर्नर पे कौन से दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं? एक तो ये x प्लस वाई बराबर 3 और एक ये x बराबर 3। तो इसको दोनों को जब हल करोगे तो आपको मिल जाएगा ये पॉइंट, ये मिलेगा 3,2। भाई इस पूरी लाइन में x का मान तो 3 ही है, अगर x 3 है तो y 2 हो गया। यहां पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दो का इंटरसेक्शन आपको करना पड़ेगा। कर लीजिए, इसमें इसको माइनस कर दो तो y बराबर तो 1 आ जाएगा, और y बराबर 1 तो x बराबर 4 आ जाएगा। 4,1। नहीं समझ में आया? ठीक, अब निकालो। चलिए कोणीय बिंदु, और यहां पर z इज इक्वल टू -x प्लस 2y। जिन्होंने इसको किया था उनका सही आया था कि नहीं? ठीक है। कोणीय बिंदु कौन कौन से होंगे? एक तो यहां से शुरू करिए, 3,2। x की जगह पर 3, y की जगह 2, 2 दूना 4 - 3 1 आ जाएगा। फिर अगला कोणीय बिंदु है 4,1, x की जगह 4, y की जगह पर 1, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। भाई -4 प्लस 2 2 आ जाएगा। अगला कॉर्नर क्या पड़ेगा इसका? 6,0, x की जगह पर 6, y की जगह पर 0। बस 3 ही कॉर्नर ही पड़ रहे हैं। नहीं समझ में आया? कुछ गड़बड़ है? -6 y 0, इसमें -4 प्लस 2 -2, -3 प्लस 4 1। ठीक है, वैसे तो मिनिमम वैल्यू ये हमको दिख रही है, करना क्या ये तो हमने देखा ही नहीं है। अधिकतमीकरण कीजिए, और ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है। हमको अधिकतमीकरण करना है मैक्सिमम 1, बट द रीजन इज अनबाउंडेड। नाउ क्या करना पड़ेगा हमको? हमको अनबाउंडेड है तो ये लेना पड़ेगा। फिर
माइनस एक्स प्लस 2y, और अधिकतमीकरण करना तो अधिकतम मान कितना मिला यहाँ 1। लेस देन सी लगाएं कि ग्रेटर देन? ग्रेटर देन लगाना चाहिए, ठीक है। अब इसको समीकरण में बदल लीजिए, तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये पता लगाओ कि x और y को कहाँ काटेगा। तो अगर y बराबर 0 लोगे तो x बराबर -1 आ जाएगा, और अगर x बराबर 0 लोगे तो y का मान 1/2 आ जाएगा। अगर x बराबर 0 लोगे तो y का मान 1/2 आ जाएगा। -1,0 कहाँ पड़ेगा? -1,0 यहाँ कहीं पड़ेगा, और 0,1/2 कहाँ पड़ेगा? ये तो 1 है। 0,1/2 ये यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन बनाएंगे अगर, तो ये तो इसके बीच में से निकल जाएगा, और अगर बीच में से निकल गया तो क्या होगा? कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखें जरा, 12.1 क्वेश्चन नंबर 9, जेड का कोई अधिकतम मान नहीं है। इसका आप ग्राफ बना दीजिए। और ऐसा डिसकंटिन्यूअस लाइन बनेगी, ये भी याद रखिए। मैंने बोला था ये लाइन अगर आपके सॉल्यूशन रीजन को टच कर देती है तो मैक्सिमम मिनिमम जो पूछा जा रहा है वो नहीं हो सकता, तो जेड का कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा। इसलिए जेड का कोई भी अधिकतम मान नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखिए गई चीजें, अगर अनबाउंडेड है और बाउंडेड है तो। खैर आप बताएं, नोट करें जल्दी से, इसको और आगे देखते हैं क्या कोई क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज 12.1 के बाद में जो हमारा एग्जाम्पल्स हैं कुछ पहले उनको सॉल्व करेंगे, और इसके बाद एक्सरसाइज 12.2 पे आएंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, अभी तक क्या होता है, एक्सरसाइज 12.1 तक आपको उद्देश्य फलन दे दिया जाता था, व्यवरोध आपको दे दिए जाते थे, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करके दिया जाता था। लेकिन अब यहां से जब एग्जाम्पल नंबर 6 से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन आपको करके नहीं दिया जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी आप ही को करना होगा। क्वेश्चन पढ़ना होगा, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करना होगा, इसके बाद उसे सॉल्व करना होगा। रही बात सॉल्व करने वाले पोर्शन की, तो सेम वही मेथड लगेगा जो हमने 12.1 पे लगाया है और उससे पहले 5 एग्जांपल्स पे लगाया था। तो सॉल्यूशन का प्रोसेस नहीं बदला है, बदला है तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका केवल। और कैसे बदल गया है कि 12.1 तक में उन्होंने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स देते थे वो सब मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके ऑलरेडी रखते थे, वो देते थे आपको। यहां से आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन आपको करना होगा, और जब एक बार मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लोगे उसके बाद सेम प्रोसेस विच यू हैव यूज्ड इन योर एक्सरसाइज 12.1, सेम प्रोसेस, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, सारा कुछ वही करना है फिर तो मुझे लगता है कि अगर मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करके केवल दिखा दूं तो आगे का हिस्सा आप कर लिया करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन और देखें कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसका, इसको सीखें, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसको करके आओ, नहीं तो सीधे सीधे इतने बड़े नंबर पे चला जाएगा ये। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। एक आहार विज्ञानी, आहार विज्ञानी मतलब डाइटिशियन, आहार के बारे में उसको ज्यादा नॉलेज है तो डाइटिशियन है वो। 2 प्रकार के भोज्य पदार्थों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। मतलब वो ऐसे मिलाना चाहता है कि
विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक हो और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। भोज्य 1 में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है, जबकि भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है। दिया है कि प्रति किलोग्राम भोज्य 1 को खरीदने में ₹50 और प्रति किलोग्राम भोज्य 2 को खरीदने में ₹70 लगते हैं। इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करिए। मूल्य न्यूनतम ज्ञात करना है आपको। ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, पढ़ लेते हैं, समझ में तो कुछ नहीं आता फिलहाल, पुराना आगे पढ़ते जाओ, पिछला क्या लिखा था भूल जाते हैं। इसलिए हम गणितीय प्रारूप देने के लिए ना इसको एक टेबुलर फॉर्म में लाएंगे। टेबल बनाने से सारे आंकड़े हमारे सामने एक साथ आ जाते हैं, फिर उसको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हम लोग कर सकते हैं बड़ी इजीली। कैसे टेबुलर फॉर्म में लाएंगे आप ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला है कि इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करिए। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, लिखा है एक आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है। 2 प्रकार के भोज्य हैं, एक है भोज्य 1 और एक है 2। हमने मान लिया कि वो जो आहार विज्ञानी है उससे भोज्य 1 के x किलोग्राम और भोज्य y के 2 किलोग्राम y किलोग्राम मिलाना चाहिए। मतलब 2 प्रकार के भोज्य रखे हैं, इससे x किलो निकालो, इससे y किलो निकालो और दोनों को आपस में गबड़ दो जैसे करना है और बस परोसो सबको। ठीक है, फिलहाल तो ये चीज सबसे पहले मान लेते हैं। माना आहार विज्ञानी को x किलोग्राम भोज्य 1 तथा y किलोग्राम भोज्य 2 को मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम टेबल बनाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिख देंगे भोज्य। देखो जैसे 2-4 क्वेश्चन करोगे ना फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। भोज्य 1 और दूसरा भोज्य है 2। यहां पर हम भोज्य की मात्रा लिखेंगे, भोज्य की मात्रा, वो भी काहे में, किलोग्राम में। ठीक है, भोज्य की मात्रा किलोग्राम में। इसके बाद विटामिन ए है प्रति किलोग्राम कि प्रति किलोग्राम आप कितना मिलाते हैं, मात्रक प्रति किलोग्राम, मात्रक प्रति किलोग्राम। फिर अगले में विटामिन सी है, इसमें भी इतने मात्रक प्रति किलोग्राम आपको मिलाना है, उसके बारे में है यहाँ पर। उसके बाद एक चीज हम यहाँ लिखेंगे टोटल, सबका टोटल यहाँ लिख देंगे इसके सामने। ठीक, और यहाँ पर हम उसका लिख सकते हैं मूल्य। अब मूल्य जो होगा वो रुपए प्रति किलोग्राम में आएगा। ठीक, चलिए अब देखो इतनी सारी चीजें मैंने लिखी। भोज्य फर्स्ट और सेकंड मिलाए जा रहे हैं, कितनी कितनी मात्रा आप ले रहे हो वो यहाँ लिखेंगे। विटामिन ए विटामिन सी कितना कितना मिलाओगे वो यहाँ लिखेंगे। उनका कीमत क्या होगी उसके सामने लिखेंगे। टोटल जो कुछ मिलेगा हम यहाँ लिख दिया करेंगे। ठीक, अब मैं फिर से पढ़ूंगा, आप देखिएगा। लिखा हुआ है, हाँ, सबसे पहले भोज्य 1 के कितने किलो मिलाए हमने, x किलो, और भोज्य 2 के कितने किलो मिलवाए हमने, y किलो। तो वो जो डाइटिशियन है उसने भोज्य 1 के x किलो और भोज्य 2 के y किलोग्राम मिक्स करे हैं आपस में, गबर दिया वही परोसेगा। आगे लिखा हुआ है मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। हम चाहते हैं कि विटामिन ए उसमें टोटल कितनी जाए, कम से कम 8 मात्रक जाए, तो विटामिन ए टोटल 8 मात्रक जाए। और ये कितना हो,
10 मात्रक है, 8 मात्रक। मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। भोज्य वन में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति किलो। जो भोज्य वन है उसमें 2 मात्रक विटामिन ए प्रति किलो होनी चाहिए। मतलब भोज्य ए जो फर्स्ट वाला है उसके 1 किलो में 2 यूनिट विटामिन ए चाहिए हमको, और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम, और ये 1 मात्रक होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए, भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति किलोग्राम और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति किलोग्राम है। दिया है कि प्रति किलो भोज्य को खरीदने में 50 रुपए। भोज्य वन को जब खरीदते हैं तो 50 रुपए 1 किलो का खर्चा आता है, और भोज्य 2 को खरीदने में 70 रुपए का 1 किलो का मिलता है। अब ये मैंने टेबल फिलअप कर ली है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए। मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको फिर से। 2 प्रकार के हमने फूड बनाए, फर्स्ट और सेकंड। 2 भगोने में ऐसा फूड रखा है, ठीक है। अब हम इससे और इससे मिलाना चाहते हैं। इससे x किलो लेंगे, इससे कितना लिया हमने वो यहाँ पर लिखा है। जो डाइटिशियन है वो चाहता है या चाहती है, जो भी है वो ये चाहती है कि फूड वन जो है ना, पहले प्रकार का भोज्य, उसका 1 किलो अगर लिया जाए तो 2 यूनिट हमें विटामिन ए मिलना चाहिए, और 1 यूनिट उसमें विटामिन सी होना चाहिए हर 1 किलो में उसके। और सेकंड वाला जो इधर रखा हुआ है उसका अगर हम 1 किलो निकालें तो उसमें 1 यूनिट विटामिन ए हो और 2 यूनिट विटामिन सी होना चाहिए। मिला के बना दिया उसने। अब मिला के बनाएगी उसके बाद, लेकिन जब उसने खरीदा था पहला और दूसरा वाला तो 50 रुपए प्रति किलो उसको फर्स्ट वाला फूड मिल रहा था और 70 रुपए किलो दूसरा वाला मिल रहा था। 50 रुपए पर किलो पहला वाला खरीद के लाई है, 70 रुपए पर किलो दूसरा वाला खरीद के लाई है, और तब वो गबर रही है दोनों को आपस में। ये इतनी सारी चीजें हमको मिली, एक टेबल बन गई हमारी। करना क्या चाहता है वो? करना वो ये चाहता है मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करिए। मूल्य को न्यूनतम दिखाना है आपको। चलिए अब सबसे पहले तो हम उद्देश्य फलन ही बना लेते हैं। उद्देश्य फलन क्या चीज न्यूनतम दिखानी है? मूल्य। तो अगर मूल्य का फलन बना लेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य फलन। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो भोज्य वन है उसका 1 किलो कितने रुपए का मिलता है? 50 रुपए का। और आपने कितने किलो लिए हैं उसके? तो 1 किलो 50 का है तो x किलो कितने के होंगे? 50x। दूसरा भोज्य 2 का 1 किलो कितने का मिलता है आपको? 70 रुपए का। तो y किलो कितने के मिलेंगे? 70y। ये हो गया कुल मूल्य, और ये कुल मूल्य को ही क्योंकि हमें न्यूनतम दिखाना है इसलिए यही हमारा क्या बन गया? उद्देश्य फलन। अब हम व्यवरोध बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, गौर कीजिए। भोज्य वन में 2 मात्रक 1 किलो में विटामिन ई है, 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए है। आपने कितने किलो लिए हैं इसके? जब 1 किलो में 2 यूनिट तो x किलो में कितने यूनिट? 2x। ऐसे ही इसके 1 किलो में 1 यूनिट, आपने कितना लिया है? y किलो। तो 1 किलो में 1 यूनिट तो y किलो में y यूनिट। तो 2x प्लस y, ये क्या आ गया? टोटल विटामिन ए। टोटल विटामिन ए आ गया। भोज्य दोनों में मिला के कुल कितना विटामिन बनेगा? वो इतना विटामिन है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि कम से कम 8 मात्रक होना चाहिए। अब देखो, कम से कम में याद रखिए, कम से कम 8 मात्रक मतलब 8 से कम नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 8 या 8 से ज्यादा चलेगा, 8 से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम यहां लगा देंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 लगा देंगे। नहीं समझ में आया? जब कम से कम कहे तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाओ, अगर अधिक से अधिक कहे तो इज लेस देन और इक्वल टू लगाओ। ठीक है, ये चीज याद रखिए। 8 से कम नहीं चाहिए ना, 8 या 8 से ज्यादा चाहिए। तो 8 या 8 से ज्यादा के लिए 8
इज इक्वल टू और ग्रेटर देन तो लगाना पड़ेगा। ऐसे इसमें देखो, भोज्य वन के 1 किलो में कितना विटामिन सी है 1 यूनिट, तो x किलो में कितना विटामिन सी हो जाएगा x यूनिट। भोज्य 2 के 1 किलो में कितना विटामिन सी है 2 यूनिट। आपने तो y किलो लिए हैं ना, तो टोटल कितना विटामिन हुआ 2y। और ये टोटल विटामिन कम से कम 10 तो होना ही चाहिए उस खाने में, कम से कम आएगा तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, कम से कम के लिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और अधिक से अधिक के लिए इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इस तरह से आपको ये कर लेना है। इसके बाद और तो कुछ बचा नहीं है। 2 व्यवरोध अपने मन से और बन जाएंगे, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और जैसे ही आप अब ये देखो, अब ये क्या हो गया, ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो गया। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होने के बाद फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी आपकी, जो आपने एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 में यूज किए थे, जो आपने एक्सरसाइज 12.1 में पूरा यूज किया है, और यहां से आपको पूरा पता लग जाएगा। जब आप आंसर निकालोगे तो x और y के मान भी निकलेंगे और न्यूनतम लागत भी आएगी। अब ये बताइए, क्या मुझे इसको करके दिखाना चाहिए या ये आपको आ जाएगा? क्यों भाई, दिखा देते हैं एक क्वेश्चन करके। सबसे पहले क्या करेंगे आप, व्यवरोधों को समीकरण में व्यक्त करने पर, व्यवरोधों को समीकरण में व्यक्त करने पर यह जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, फिर आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मैं कैलकुलेशन आपका काम है वो आप कर लीजिए। अगर हम y 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, अगर हम x 0 करेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, अगर हम y 0 करेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, और अगर हम x 0 करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। इसके बाद एक छोटा सा ग्राफ मैं यहाँ बनाऊंगा, आज ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, जगह के अनुसार ही हम काम कर लेंगे। तरीका आप सबको पता है, पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन में अगर करके दिखा दूं आपको तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। वैसे एक क्या बहुत लगाए हैं अब तक तो हमने इस प्रकार के 4008, x पे मैक्सिमम 10 और y पे मैक्सिमम 5 चाहिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5। सबसे पहले 4,0 बउआ ये है 4,0, 0,8 ओ y पे 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 0,8, 4,0 0,8, इनको मिलाती हुई एक लाइन हमने बना दी। देखिए ये लाइन कौन सी आ गई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अगली 10,0, ये है 10,0, और 0,5 1 2 3 4 5, ये है 0,5, इनको मिलाती हुई एक लाइन बना दीजिए। तो ये लाइन हमारी कौन सी आ गई, ये आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद ठीक है, कौन सा हिस्सा छायांकित करना रहेगा हमको, सेटिस्फाई करवाइए। 2x प्लस वाई को लीजिए, मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा, इसके इधर वाला हिस्सा छायांकित करना होगा हमको। फिर क्या बोलते हैं कि इस लाइन को देखिए, इसको भी मूल बिंदु सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके भी इधर का ही हिस्सा चाहिए मुझे। तो फिर कौन सा हिस्सा छायांकित होगा भाई, ये वाला। ये पोर्शन छायांकित होगा और ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजन है, समझ रहे हैं? चलिए खैर, कॉर्नर पॉइंट में एक तो 0,8 है, ये कॉर्नर पॉइंट क्या पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा आपको। इसमें कौन कौन सी, एक ये लाइन और एक ये लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या होगा बताओ?
x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है और 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 है। दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस वाई बराबर 6 बना और x प्लस वाई बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, x 1 आएगा और y कितना आएगा 5। देख लो कुछ गड़बड़ी हो रही है। 2 आएगा, 3x प्लस वाई बराबर 18, x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 4 आएगा क्या। y बराबर अगर 4 आएगा तो x बराबर 2, ठीक है ना। y बराबर 4, x बराबर 2। देख लीजिएगा फिर भी रख करके, 2 दूना 4, 4 8, 2 4 दूना 8, 2 10, ठीक है। अब कोणीय बिंदु लेने की आवश्यकता है। यहां पर कोणीय बिंदु और यहां z इज इक्वल टू 50x प्लस 70y। कौन कौन से कोणीय बिंदु हैं? एक ये है 0,8, x की जगह 0, y की जगह 8 करेंगे तो 560। फिर एक ये कोणीय बिंदु 2,4, x की जगह 2 तो 100, y की जगह 4 280, ये 380। एक कोणीय बिंदु यहां पर है 10,0, x की जगह फिर 10 तो ये 500। अब बउआ देखो, हमको तो न्यूनतम लागत चाहिए, मिनिमम कौन सी आई इसमें, ये आई, पर रीजन अनबाउंडेड है, इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे ये लेना पड़ेगा। फिर तो हम लेंगे 50x प्लस 70y इज लेस देन 380। मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, 10 से सबको डिवाइड कर दो, तो 5x प्लस 7y इज लेस देन 38। इसकी इक्वेशन बनाओगे तो 5x प्लस 7y बराबर कैसा बन गया 38। इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब हमको काफी वैसा बना रहे हैं, तो चलो बनाओ। बिंदु पता लगाने पड़ेंगे ना आपको। देखो अगर y 0 लोगे तो 5x बराबर 38 आएगा, 5x बराबर 38। चलो ठीक है, 5x बराबर 38 हुआ तो x बराबर कितना बनेगा 5 सत्ते 35, 3 38, 5 छक्का 30। और जब x 0 लेंगे तो 7y बराबर 38 आएगा। अब 7y बराबर 38 तो 7 पंचे 35, 3 बचेंगे, 7 चौके 28, ये बिंदु मिलेगा। एक चीज और यहां से देखिए ध्यान से, 7.6,0 कहां पड़ेगा, ये 4 5 है, ये 6 और ये 7, 7.6 यहां कहीं पड़ जाएगा, ये 7.6,0 और ये 0,5.4, 1 2 3 4 5 ये है, 5.4 कहीं यहां पड़ेगा, 0,5.4। और एक चीज आप देखिए, ये जो हमारी इक्वेशन आई है ना 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 38, ये पॉइंट जब ऐसे देखो, हम क्या सोच रहे हैं ना, हम इसको ऐसा मिलाएंगे दोनों बिंदुओं को, ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको हम ऐसे मिलाने जाएंगे। देखो ये इस तरह से, तो ये पॉइंट का मुझे डाउट है, क्या इस पॉइंट से हमारी लाइन गुजरती है क्या। तो एक काम करो, 2,4 से इसको संतुष्ट करवा के देख लो, x की जगह 2, y की जगह 4, 5 दूना 10, 4 सत्ते 28, 10 और 28 कितना हो गया 38। इसका मतलब है इस पॉइंट ने उस लाइन को संतुष्ट भी किया। जाहिर सी बात है बेटा कि जब ये वाली लाइन आप बनाने जाओगे ना, तो ये लाइन इस पॉइंट से होकर पास हो जाएगी, इस पॉइंट से होकर के पास हो जाएगी, इस तरह से देख रहे हैं आप। और अगर इस पॉइंट से पास हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है कि नहीं है। देखो
क्या ये जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइन आपको डॉटेड बनानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे। ये जो डॉटेड आपने बनाई है, क्या वो इस पोर्शन से निकल गई क्या? इस पोर्शन से तो नहीं निकली। अगर इस पोर्शन से नहीं निकली है तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूनतम मान कितना होना चाहिए? 380 न्यूनतम मान हो जाना चाहिए फिर तो। अगर ये लाइन हमारी इस सॉल्यूशन रीजन से कहीं से निकल जाती तो हम कह देते कि न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। पर अभी तो ये लाइन हमारे इस सॉल्यूशन रीजन के बिल्कुल बाहर है, यहाँ से चाह रही है बिल्कुल सही है, उसमें तो प्रवेश ही नहीं कर रही वो। इसलिए हमारा जो बता दें 2,4 पर न्यूनतम मान कितना रहेगा? 380। मतलब क्या निकलता है कि वो जो डाइटिशियन है उसको क्या करना चाहिए? उस डाइटिशियन को भोज्य 1 के कितने किलो मिलाने चाहिए? 2 किलो। और भोज्य 2 के कितने किलो मिलाने चाहिए? 4 किलो। अगर वो ऐसा करती है तो कॉस्ट भी मिनिमम आएगी और विटामिन ए और विटामिन सी सब के सब बराबर मात्रा में बने रहेंगे उस पर। समझ आ रहा है आपको? ये चीज उसको करना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल 7 में। एग्जाम्पल नंबर 7 पे लिखा हुआ है, किसानों की एक सहकारी समिति के पास 2 फसलों X और Y को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है। मतलब किसानों की एक सहकारी समिति है, उसमें 2 फसलें उगाई जाती हैं X और Y, और उनके पास टोटल 50 हेक्टेयर जमीन है। फसलों X और Y से प्रति हेक्टेयर लाभ क्रमशः रुपए 10,500 और रुपए 9,000 का अनुमान लगाया जाता है। मतलब फसल X जब बोई जाती है तो उसमें 1 हेक्टेयर में 10,500 रुपए का लाभ होता है, और फसल Y जब बोई जाती है तो उसमें 9,000 रुपए का लाभ होता है 1 हेक्टेयर में। फसलों X और Y के लिए अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशी द्रव का, अपतृण नियंत्रण का मतलब होता है जैसे कीटनाशक जो होते हैं उनको कीटाणुओं को रोकने के लिए शाकनाशी, वैसे ये शाकनाशी यूज कर रहे हैं फिलहाल। शाकनाशी का मतलब होता है खरपतवार जिसको आप बोलते हैं। तो खरपतवार ना हो उसके लिए वो क्या करते हैं, 20 लीटर और 10 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। फसल X जब लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 20 लीटर डालते हैं और फसल Y में 1 हेक्टेयर में 10 लीटर डालते हैं। इसके अतिरिक्त प्रयुक्त भूमि से जुड़ी नालियों से संबद्ध तालाब पर निर्भर जीवधारियों एवं मछलियों की जीवन सुरक्षा हेतु शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप खेतों में दवा डालेंगे तो वो दवा पानी के जरिए से बह करके नालियों में जाएगी, तालाबों तक जा सकती है, और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी मर सकते हैं उस दवा से। हम तो केवल खरपतवार मारना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये दवा जब तालाब में जाए, कहीं नाली में पहुंच जाए तो उसमें जो कीटाणु हो वो भी बेचारे मर जाएं। हम नहीं चाहते ये। तो इसके लिए हमें एक बंधन है कि आप शाकनाशी की मात्रा 800 लीटर से अधिक नहीं कर सकते हैं। इससे अधिक दवा नहीं डालेंगे आप। प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का, उन्होंने बोला प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए ताकि समिति के सकल लाभ का अधिकतमीकरण किया जा सके। प्रत्येक फसल के लिए कितनी भूमि का आवंटन होना चाहिए, मतलब जो फसल X है वो कितने हेक्टेयर जमीन पे लगानी चाहिए और फसल Y को हम कितने हेक्टेयर जमीन पर उगाएं, ये उन्होंने पूछा है। तो एक काम करो, लोग मान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मान लिया, माना फसल X नहीं, फसल 2 फसलें X को, माना फसल X को X हेक्टेयर तथा फसल Y को Y हेक्टेयर भूमि आवंटित की जानी चाहिए। मतलब फसल X को उगाने के लिए X हेक्टेयर जमीन रख लो और फसल Y को उगाने के लिए Y हेक्टेयर जमीन आप रख लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका टेबल बनाते हैं छोटा सा, और देखिए उसकी मदद से हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे फसल। 2 फसलें हैं, एक फसल X है और दूसरी फसल है Y। यहां पर हम भूमि
भूमि लिखेंगे और वो भी हेक्टेयर में लिखेंगे, हेक्टेयर में। फिर यहां पर हम लिखेंगे शाकनाशी, शाकनाशी की मात्रा लेंगे और ये मात्रा जो दी गई है वो देखो बेटा लीटर प्रति हेक्टेयर में दी गई है कि इतने लीटर प्रति हेक्टेयर, उतने लीटर प्रति हेक्टेयर ये दी गई है। और इस पर लाभ की बात भी करी जा रही है, फसल पर लाभ रुपए प्रति हेक्टेयर में लाभ होगा कि 1 हेक्टेयर में कितने रुपए का लाभ होगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर तो हम जो कुछ लिखेंगे वो टोटल यूज़ करेंगे। देखो तो जो हम अपना जैसे फसल है ना इधर ले लिया, जैसे भोज्य था उसको इधर ले लिया था, बाकी जो उसमें मिलाते हैं जो कुछ करते हैं वो हम यहाँ ले लेते हैं क्षैतिज साइड पे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिखता हूँ भूमि। भूमि के बारे में देख के बताओ कितने कितने हेक्टेयर आपने फसल x को दिया है, कितने हेक्टेयर y को दिया है। फसल x को आपने x हेक्टेयर दिया है, फसल y को y हेक्टेयर दिया है। एक चीज और उन्होंने ये बोला है पहले ही कि दोनों फसलों को उगाने के लिए किसान सहकारी समिति के पास दो फसलों x और y को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है। 50 हेक्टेयर भूमि है, मतलब 50 हेक्टेयर भूमि से ज़्यादा नहीं है। 50 हेक्टेयर भूमि से तो टोटल भूमि कितनी है 50 हेक्टेयर। भूमि के सामने लिखेंगे 50 हेक्टेयर। शाकनाशी के बारे में बात करिए, वो चाहते हैं कि जब हम फसल x में डालें तो 20 लीटर प्रति हेक्टेयर पड़े, फसल y में 10 लीटर प्रति हेक्टेयर पड़े। x में 20 लीटर प्रति हेक्टेयर, y में 10 लीटर प्रति हेक्टेयर। लेकिन नाली में जाकर पानी तालाब में पहुंचेगा, वो कीटाणु ना मर जाए उससे, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 800 लीटर की ही अलाउ किया जाएगा। 800 लीटर से ज़्यादा आप डाल नहीं पाएंगे। लाभ के बारे में बात आती है तो हमने देखा था, शुरू में ही लिखा था कि फसल x में 10,500 रुपए प्रति हेक्टेयर का लाभ होता है, 10,500 रुपए प्रति हेक्टेयर। और फसल y को उगाकर उसको बेचने में 9,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का लाभ होता है। बस हो गया, ये टेबल तैयार हो गई। एक बार टेबल तैयार हो जाती है ना, फिर मैथमेटिकली उसको फॉर्मुलेट करना इतना इजी हो जाता है कि अब हम आपको क्या बताएं, आप खुद देख लो ना। सबसे पहले करना क्या है, आप ये देखिए, सवाल का लास्ट हिस्सा पढ़ा लिखा है, सकल लाभ का अधिकतमीकरण किया जा सके। लाभ का अधिकतमीकरण करना चाहते हैं तो लाभ ही हमारा उद्देश्य फलन बनेगा। z बराबर, अब ये बताओ 10,500 रुपए 1 हेक्टेयर भूमि से लाभ होता है। आपने कितने हेक्टेयर भूमि ये वाली ली है x हेक्टेयर, तो अगर 1 हेक्टेयर से 10,500 तो x हेक्टेयर से कितना लाभ होगा 10,500 x। जो दूसरी वाली फसल जहां उग रही है y हेक्टेयर जमीन में, उसकी 1 हेक्टेयर में 9,000 रुपए का बेनिफिट आता है। आपने तो y हेक्टेयर जमीन उसके लिए मतलब रिजर्व कर दी है, तो टोटल कितना बेनिफिट आएगा उससे आपको 9,000 y। टोटल बेनिफिट के लिए क्या करेंगे प्लस, और इसको हमको क्या करना है, क्योंकि ये बेनिफिट है तो जाहिर सी बात है मैक्सिमाइज ही करना होगा आपको। इसके बाद व्यवरोध। आपको एक सिंपल सी चीज और बताएं, देखो कितना इजी है। अगर कुछ नहीं देखना है, टेबल आपने बना लिया है, 10,500 x प्लस 9,000 y, सीधे ये हो गया z। अब इनको देखो, इसे देखो, ज्यादा से ज्यादा जमीन कितनी है 50 हेक्टेयर, तो यानी कि फसल x जितने में उगी है, फसल y जितने में उगी है, टोटल जोड़ 50 से ज्यादा नहीं पहुंचना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 50। क्यों? क्योंकि 50 हेक्टेयर जमीन है। आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है या जो भी है, तो आप 12 बीघा गेहूं तो नहीं बो सकते हो ना। आप 10 बीघा बो सकते हो, आप 8 बीघा बो सकते हो, आप 7 बीघा बो सकते हो, 10 से ज्यादा तो ना बो दोगे। तो फिर 50 हेक्टेयर जमीन है तो 50 से कम ही में हम फसल लगाएंगे। जब इससे ज्यादा है ना तो दूसरे के खेत में लगाया ही होगा तुम फसल यार। अच्छा, इसको देखो, शाकनाशी की बात करिए अगर आप, तो 20 लीटर 1 हेक्टेयर में शाकनाशी हम डालते हैं x में, फसल x में। 1 लीटर में 20, 1 हेक्टेयर में 20 लीटर, तो x हेक्टेयर में कितनी पड़ेगी 20x। ऐसे ही जो फसल y है उसके 1 हेक्टेयर में हम 10 लीटर डालते हैं,
तो y हेक्टेयर में कितनी डालेंगे हम? 10y। लेकिन ये टोटल शाकनाशी आपका 800 या 800 से कम ही होना चाहिए, 800 लीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो आप, 10 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 80। समझ आया? 800 लीटर से ज़्यादा दवा आप नहीं डालेंगे, 800 लीटर या 800 लीटर से कम ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। अच्छा, इसके बाद जो दो कॉन्स्ट्रेंट्स बनेंगे, x और y बोथ आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ये बनेंगे। ठीक है, तो हो गया। ये मैथमेटिकल टेबल मैंने बना दी, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन मैंने कर दिया है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है, आगे का हिस्सा आप करेंगे, कर लेंगे आप। अगर नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, आगे का पोर्शन आप करेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन जो कहते हो वैसा ही है जैसा आप शुरुआत के 1 से 5 तक एग्जांपल लगाए, फिर पूरी 12 समूह की एक्सरसाइज कंप्लीट करी आपने, सेम सॉल्यूशन। और अभी मैंने करके भी दिखाया। कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 8, यही देख लेंगे हम। बउआ हो, ये को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? और आप देख रहे हैं टेबल अगर बना लेते हैं फिर कितना इजी हो जाता है। मैं समझाता हूं, इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। अगर आप बनाएंगे और आपको लगे आप समझ गए तो कितना इजी है। 10,500 x प्लस 9,000 y, उद्देश्य फलन बन गया। 20x प्लस 10y इज लेस देन और इक्वल टू 800। x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 50। ये दो बनने हैं, काम खत्म। तो टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, ये अगर आपने भर लिया एक बार, क्योंकि इतने सारे आंकड़े क्वेश्चन में लिखे होते हैं ना, हम अगर बिना टेबल बनाए उसको भरने का प्रयास करते हैं, उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करने का प्रयास करते हैं, तो हमें चीज़ें समझ में भी कम आती हैं और बहुत ज़्यादा वक्त खर्च हो जाता है। और बार बार क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कहो 10 बार तक आपको पढ़ना पड़े, तब आप मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर पाए उसको। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, इसमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की जा रही होगी, बनाई जा रही होगी। एक निर्माणकर्ता कंपनी, मैन्युफैक्चरर कंपनी है, एक उत्पाद के 2 नमूने ए और बी बनाती है। कोई प्रोडक्ट है, उसके 2 मॉडल बनाती है, ए और बी। नमूना ए के प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटे। मतलब जब मॉडल ए बनता है ना, मॉडल ए बनता है तो उसका एक नग मतलब एक वस्तु उसकी बनाने में 9 श्रम घंटे लगते हैं। 9 घंटे मेहनत करनी पड़ती है उस पर, और 1 घंटा फिर उसकी पॉलिशिंग होती है तो चमक उसमें आती है। जबकि नमूने बी का जब एक नग बनेगा तो 12 श्रम घंटे लगेंगे और पॉलिश करने में 3 श्रम घंटे जाएंगे। बनाने और पॉलिश करने के लिए उपलब्ध अधिकतम श्रम घंटे 180 और 30 है। मतलब बनाने के लिए वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा हम 180 घंटे दे सकते हैं, इससे ज्यादा घंटे नहीं दे सकते। और पॉलिशिंग के लिए वर्कर्स को कितना टाइम मिलेगा? मैक्सिमम 30 घंटे का टाइम मिलेगा। इतने के अंदर ही उनको काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर होगा दूसरा करेगा आके। ये चीज है, व्यवरोध है। देखो, कंपनी नमूना ए के प्रत्येक नग पर 8,000 रुपए और नमूना बी के प्रत्येक नग पर 12,000 का लाभ कमाती है। जब उसकी कंपनी से मॉडल ए बिकता है ना, एक मॉडल ए बिकता है तो 8,000 रुपए का बेनिफिट होता है उसको। और जब मॉडल बी का एक नग बिकता है तो 12,000 रुपए का बेनिफिट होता है। नमूना ए और नमूना बी के कितने नगों का अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रति सप्ताह निर्माण करना चाहिए? प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि माना जो कंपनी है उससे एक सप्ताह में x नग नमूने ए के बनाने चाहिए और y नग नमूने बी के बनाने चाहिए। यहां पर लिख लेंगे, माना कंपनी को x नग नमूने ए के तथा y नग नमूने बी के प्रति सप्ताह बनाने चाहिए। बउआ ये बात समझ में आई कि जो कंपनी है उसको क्या करना चाहिए? एक सप्ताह में नमूने ए के x नग और नमूने बी के y नग उसको बनाने चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम नमूने लिखेंगे। देखो वैसे ही फिर शुरू कर दिया हमने, नमूने
और यहां पर हम लिखेंगे नगों की संख्या। ठीक है, दो नमूने बन रहे हैं, एक नमूना ए बन रहा है और एक नमूना बी बन रहा है। और यहां पर हम टोटल लिख देंगे, जिसका भी टोटल मिलेगा वो सब इस लाइन में लिखेंगे। ये नगों की संख्या हो गया। इनको बनाने में क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, आपने इस सवाल को पढ़ा तो ध्यान दिया होगा। श्रम घंटों की जरूरत पड़ती थी और पॉलिशिंग के लिए घंटों की जरूरत पड़ती थी। तो यहां पर हम लिखेंगे श्रम घंटे। ठीक, श्रम घंटे प्रति नग, मतलब एक नग को बनाने में कितने घंटे लगते हैं। और पॉलिश के लिए लगा समय, पॉलिश वाले घंटे ले लेते हैं, वो भी एक नग का, कि एक नग की पॉलिशिंग में कितना टाइम लगेगा। अब उसके बाद फिर मार्केट में जाएगा, बिकेगा, तो लाभ ले लेते हैं रुपए प्रति नग। एक नग बिकेगा तो कितने रुपए का लाभ आएगा। इतनी सारी चीजें देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सही से ना, तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं आपको, और उसके बाद बस आपको बनाने रहता है। नगों की संख्या, नमूने ए के एक्स नग और नमूने बी के वाई नग बनवा रहे हैं। देखो हमारा सप्ताह, नगों की संख्या, और यहां पर लिख दो प्रति सप्ताह। एक सप्ताह में नमूने ए के एक्स नग और नमूने बी के वाई नग अगर वो कंपनी बनाएगी, ये हमने मान लिया कि बनाना चाहिए उसको, फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। श्रम घंटे के बारे में बताइए जरा मुझे, सवाल आपने भी पढ़ा, आपने सुना है, देखिए लिखा हुआ है। नमूने ए के बारे में पहले बात करो। नमूने ए के प्रत्येक नग बनाने के लिए 9 श्रम घंटा और 1 पॉलिश करने के लिए लगता है। नमूना ए बनता है जब, तो श्रम घंटे कितने लगते हैं, 9, और 1 घंटा लगता है पॉलिश करने में। नमूना बी जब बनने जाता है तो 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है उस पर, 3 घंटे में पॉलिश होती है। 12 घंटे 3 घंटे। कंपनी का जो मालिक है वो वहां के कार्यकर्ताओं को उसने निर्धारित किया है कि आपको इतने देर में काम करके देना है। तो क्या टाइम उसने निर्धारित करके रखा है, वो बोलता है कि मेहनत करने वाला जो टाइम तुम्हें मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 180 घंटे मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, वर्कर्स को इसके अंदर काम करके देना पड़ेगा। श्रम घंटा 180, और पॉलिश के लिए उसने 30 घंटे दे रखे हैं। अरे इससे ज़्यादा नहीं देगा, इतने में काम करके दिखाओ। तो देखो क्या क्या चीज़ें जो उसका रिसोर्सेज है, टाइम का भी देखो यूटिलाइज कर रहा है वो आज, तो कितने घंटे के अंदर बनाओ ताकि मार्केट में जाए, बिके, फिर 12-12 हज़ार 9-9 हज़ार आवे, जो कुछ आना हो 8-8 हज़ार, है कि नहीं। ये चीज़ आपको करनी। अभी आप देखिए, बस हो गया काम, हो गया यार। अभी बस आपको सबसे पहले उद्देश्य फलन बनाइए। क्या आप ये देखो कि पूरे सवाल को पढ़ा, आपको फिर पता चला कि किसको अधिकतम या न्यूनतम बनाना है। बनाना तो अधिकतम है, किसको अधिकतम बनाना है, लाभ को। प्रति सप्ताह अधिकतम लाभ क्या होगा, तो लाभ, लाभ तो लिखा ही नहीं है। 8,000 रुपए एक नग में लाभ आता है नमूने ए के, और 12,000 रुपए नमूने बी के एक नग में लाभ आता है। अब बताइए, आपने रुपए प्रति नग, ठीक है, आपने नमूने ए के कितने नग बनवाए हैं, नमूने ए के कितने नग बनवाए हैं आपने, एक्स। एक नग में प्रॉफिट कितने का आता है, 8,000 का, तो एक्स नग बिकी है जाके, तो कितना का प्रॉफिट आ जाएगा, 8,000 एक्स। ऐसे ही नमूने बी के कितने नग बनवाए आपने, वाई। उसका जब एक नग बिकता है तो कितने का बेनिफिट आता है, 12,000 का। तो जब वाई नग बिकेंगे तो कितने का बेनिफिट आएगा, 12,000 वाई। ये हमारा उद्देश्य फलन बन गया, और इसको हमने करना है मैक्सिमाइज करना है। ये करने में अवरोध क्या क्या है, अवरोध है, एक नग जब बनता है तो 9 श्रम घंटे लगते हैं मॉडल ए में, और मॉडल बी में 12 श्रम घंटे लगते हैं। तो श्रम घंटों का बना लीजिए, हम यहां पर बनाएंगे श्रम घंटों का व्यवरोध। ऐसे भी लिख सकते हैं श्रम घंटों का व्यवरोध। क्या बनेगा, 9x + 12y, 9x + 12y, और आपको ज्यादा से ज्यादा 180 घंटे का टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। श्रम घंटे का व्यवरोध हमने बना लिया। आप चाहें तो इस समीकरण को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करके, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18,
थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 60। इसको नहीं, इसको यूज करिएगा अब आप। ऐसे ही पोलिस वाले घंटों का व्यवरोध बताइए क्या बनेगा? 1x प्लस 3y 1x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 30। 30 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। रही बात दो व्यवरोध जो ऑलरेडी बनते हैं, वो आप सब जानते हैं। एक x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब बताइए, इसमें भी मैंने आपको फलन बना के दे दिया है, व्यवरोध बना के दे दिए हैं। कहा आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। कुछ आपको चीजें समझ में आ रही है करना कि नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है, धीरे धीरे आने लगेगा। थोड़े से जब आप 2-4-10 क्वेश्चन लगाएंगे तो धीरे धीरे बातें सब क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब आप सवाल को पढ़िए तो उसको इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से, और सीखने की कोशिश करिए कि क्या क्या बताने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन में हमको। फिर आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। आप नोट करिए, एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिए उसको समझने की। थोड़ा सा लिखा है, रेशमा 2 प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है। मतलब रेशमा डाइटिशियन है, यो पता चला हमें। पी और क्यू 2 भोज्य हैं, उसके पास उन दोनों को मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों के 8 मात्रक विटामिन ए तथा 11 मात्रक विटामिन बी हो। मतलब उस भोज्यों को 2 प्रकार के भोजन है वो मिलाना चाहती है उनको, और शर्त ये है कि उसमें विटामिन जो होना चाहिए वो 8 मात्रक विटामिन ए और 11 मात्रक विटामिन बी हो। भोज्य पी की लागत ₹60 प्रति किलो और भोज्य क्यू की लागत ₹80 प्रति किलो है। भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी होना चाहिए, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी होना चाहिए। छपा नहीं है पर होना चाहिए। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात करिए। अब देखिए, रेशमा एक डाइटिशियन है, वो क्या करना चाहती हैं? 2 प्रकार के भोज्यों को आपस में, फूड्स को आपस में मिलाना चाहती हैं। उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसमें भोजन में विटामिन ए और विटामिन बी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। विटामिन ए की ज्यादा से ज्यादा मात्रा कितनी? 8, और विटामिन बी की ज्यादा से ज्यादा मात्रा वो 11 चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं। भोजन पी को जब बनाया जाता है तो उसकी लागत 60 रुपए 1 किलो बनाने की लागत आती है, और भोजन क्यू को बनाने की लागत 80 रुपए 1 किलो की आती है। अब वो चाहती ये है कि भोजन पी में 1 किलो में 3 मात्रक विटामिन ए हो और विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी हो, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी होना चाहिए। मिश्रण की न्यूनतम लागत बतानी, लागत को न्यूनतम दिखाना है। चलिए देखिए, मैं यहां पर सबसे पहले तो ये बताओ रेशमा को कि रेशमा कितना कितना भोजन मिलावें। मतलब x किलो भोज्य पी मिलाएं और y किलो भोज्य क्यू के मिलाने चाहिए। हम यहां लिख देते हैं, माना। अब देखो, रेशमा ये काम करना चाहती हैं, आप पढ़े लिखे, आप उनका बताइए कि इतने किलो ये मिलाओ, इतने किलो ये मिलाओ। माना रेशमा को x किलोग्राम भोज्य पी के तथा y किलोग्राम भोज्य क्यू के मिलाने चाहिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर टेबल हम बनाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे भोज्य। कौन कौन से 2 भोज्य हैं? एक भोज्य है पी और दूसरा भोज्य है क्यू। यहां पर हम भोज्य की मात्रा लिखेंगे, और वो मात्रा काहे में है? किलोग्राम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या आया? 2 विटामिन की बात हुई है, तो यहां पर लिख लो विटामिन ए, और उसका यूनिट दिया है उन्होंने मात्रक प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में इतने मात्रक विटामिन ए। ऐसे ही विटामिन बी है,
उसका भी यूनिट है मात्रक प्रति किलोग्राम। ठीक, और यहां पर आएगा लागत, क्योंकि लागत को हमें करना है न्यूनतम। ठीक है, चलो अब इतनी चीजें कर ली। यहां पर जहां से भी कुछ मिलेगा ये कुल यहां पर हम लिख देंगे। चलिए सबसे पहले तो मात्रा लिख देते हैं, x किलो और y किलो, ये हमने माना है। क्वेश्चन में पढ़कर आपको एक अंदाज लगी, जब शुरुआत में हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि रेशमा विटामिन ए का ज़्यादा से ज़्यादा कितना मात्रा चाहिए उनको, 8 मात्रक, और विटामिन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए उनको, 11। तो विटामिन ए टोटल वो 8 चाहती हैं, विटामिन बी टोटल 11 चाहती हैं, इससे ज़्यादा विटामिन नहीं चाहिए उनको। ठीक, अच्छा, या इससे नहीं सॉरी इससे कम नहीं चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं पढ़िए, बीच में मैं पढ़ रहा हूं, भोज्य पी की लागत 60 रुपए प्रति किलो। लागत जो होगी वो रुपए प्रति किलो में लिखेंगे, मतलब 1 किलो की लागत इतने रुपए। कितने रुपए है? जो भोज्य पी है उसका 1 किलो 60 रुपए का मिलता है, जो भोज्य क्यू है उसका 1 किलो 80 रुपए का मिलता है, या यूँ समझ लो कि बन पाता है, इतने खर्चा आ जाता है। और आगे जब चले तो लिखा है भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए। भोज्य पी में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है। भोज्य क्यू में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन ए है और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन बी है। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत बताओ। बस हो गया। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य फलन बनाइए। उद्देश्य फलन क्या करना है? अधिकतम की न्यूनतम, न्यूनतम करना है, वो भी लागत को। ये लागत है। अब बताओ 1 किलो का 60 रुपए लगते हैं, आपने तो x किलो बनवाए हैं, तो टोटल कितना खर्चा आ जाएगा? 60x। इसका जब 1 किलो बनता है तो 80 रुपए लगते हैं, आपने y किलो बनवाए हैं तो 80y। कुल लागत इतनी आ गई और इसी को हमें मिनिमाइज करना है, न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, अच्छा, व्यवरोध बना लीजिए। व्यवरोध, सबसे पहले विटामिन ए का व्यवरोध बना लीजिए। विटामिन ए का व्यवरोध 3x + 4y, 3x + 4y इज लेस देन या इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इन्होंने ये नहीं लिखा कम से कम या अधिक से अधिक, इस प्रकार मिलाना चाहते कि मिश्रण में विटामिन अवयव में 8 मात्रक ए और 11 मात्रक विटामिन बी हो। वैसे कम से कम 8 मात्रक होना चाहिए, तो 8 या 8 से ज़्यादा हो जाएगा तो ठीक है। विटामिन बी का व्यवरोध क्या बन जाएगा? 5x + 2y, 5x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। ये 11 या 11 से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जो 2 अवरोध बनेंगे ये x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये 2 बन जाएंगे। अब बताइए क्या इन सब आंकड़ों से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे? सॉल्व हो जाएगा ना ये। आगे फिर से आपको सेम उसी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक प्रकार के केक को, केक बन रहे हैं भाई, किसी का बर्थडे तो नहीं है आज? लेते जाओ यहां से केक। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। एक प्रकार का केक जब बनाते हैं हम तो उसको बनाने में हमें 200 ग्राम आटा लगता है और 25 ग्राम फैट की जरूरत पड़ती है। अब दूसरे प्रकार का एक केक और बनाया जा रहा है, उसको बनाने में 100 ग्राम आटा लगता है और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटे और 1 किलो वसा से बन सकते हैं। मतलब 2 प्रकार के केक बनाए जा रहे हैं। पहले प्रकार के केक को बनाने के लिए 200 ग्राम आटा चाहिए, 25 ग्राम वसा चाहिए। दूसरे प्रकार का जो केक बनता है उसको बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा चाहिए। अब उन्होंने बताया केकों की ज्यादा से ज्यादा संख्या बताओ
जो 5 किलो आटा और 1 किलो वसा से बन जाए। मतलब हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है, हमारे पास 5 किलो आटा है और 1 किलो वसा है, इनसे बनने वाले ज्यादा से ज्यादा केक कितने बन जाएंगे वो बताइए आप। या मान लिया गया है कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, मतलब दूसरे पदार्थ का तुम ना सोचो कि ब्रेड लगेगी कि क्या लगेगा, उसको आपको नहीं सोचना, बस एक तहे से बनाओ। चलिए खैर, तो क्या मान लेते हैं, उन्होंने केकों की अधिकतम संख्या पूछी है ना, तो हम एक काम कर लेते हैं, माना पहले प्रकार के एक्स केक और दूसरे प्रकार के वाई केक बनाने चाहिए। माना पहले प्रकार के एक्स केक तथा दूसरे प्रकार के वाई केक बन पाएंगे। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे हमने मान लिया कि पहले प्रकार वाले एक्स केक बन जाएंगे और दूसरे प्रकार वाले वाई केक बन जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अब सबसे पहले टेबल में बनाऊंगा, तो यहां मैं लिख दूंगा केक, यहां पहले प्रकार का केक है फर्स्ट टाइप का, और यहां सेकंड टाइप का केक है। यहां पर हम लिखेंगे केकों की संख्या कि इतने केक बन पाई हैं भाई, वो लिख देंगे। केक को बनाने में आप देख रहे हैं कि आटा और वसा दो चीजें लग रही है, आटा और कैसे ग्राम प्रति केक, ये चीज लिखेंगे। जो मात्रा दी गई है वो एक केक में कितने ग्राम आटा लगेगा उसको दिया गया है। ऐसे ही दूसरी चीज वसा के बारे में दी गई है कि वसा एक केक को बनाने में कितने ग्राम वसा लगेगी, तो ग्राम प्रति केक कि वसा को बनाने में, एक केक को बनाने में कितने ग्राम लगेंगे और आटा एक केक को बनाने में कितने ग्राम लगेगा, ये हमने ले लिया। यहां पर एक बॉक्स बना दीजिए टोटल का, आप जो कुल जहां से मिलेगा यहां पर लिखेंगे हम। अब ध्यान से देखिएगा, दो प्रकार के केक बन रहे हैं। आपने क्या माना है कि पहले प्रकार के एक्स और दूसरे प्रकार के कितने केक बन जाएंगे, बन जाएंगे वाई केक। ठीक। आटा याद करिए, सवाल जब आपने पढ़ा था तो ध्यान होना चाहिए आपको कि पहले प्रकार का जब केक बनता है तो कितना आटा लगता है, 200 ग्राम, और वसा कितनी लगती है, 25 ग्राम। तो 200 ग्राम आटा लगता है और 25 ग्राम वसा लगती है। दूसरे प्रकार का केक जब बनाने जाता है तो 100 ग्राम आटा लगता है, 50 ग्राम वसा लगती है। 100 ग्राम आटा, 50 ग्राम वसा। इसलिए जब सवाल इसका पढ़ा करो ना, 2-3 बार पढ़ ही लिया करो पहले छक के, फिर याद रहता है कि क्या जरूरत थी इस पर। ठीक है ना। अरे 2 बार पढ़ लेते हैं हम तो हमें ध्यान रहता है, फिर एक बार में कुछ चीज़ें जब तक दिमाग में जाती हैं तब तक भूल भी जाते हैं। फिलहाल तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना आटा अवेलेबल है हमारे पास, 5 किलो, और वसा कितनी अवेलेबल है, 1 किलो। आटा कितना है हमारे पास, 5 किलो। 5 किलो मतलब 5000 ग्राम। कहे तो जब सब कुछ ग्राम में लिखा जाए तो ग्राम ही यूं लिखो। अब वसा कितनी, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ये भी चीज़ बहुत ध्यान देनी है। आपने यहाँ कहीं 5 और यहाँ 1 लिख दिया तो बस हो गया बंटाधार, फिर तो सवाल लगेगा ही नहीं आपका। समझ में आ रही बात आपको। जब सब ग्राम में बात करो तो भाई यहाँ भी ग्राम में बात करो ना, नहीं तो गड़बड़ होनी है। फिर तो आप 1 घंटा सॉल्व करते रहोगे, आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलिए अब टेबल तो भर गई है, अभी और कुछ ज़रूरत है नहीं, तो मेरे को करना ये है कि सबसे पहले उद्देश्य फलन बनाना चाहिए। उद्देश्य फलन। अब ये मुझे बताओ उद्देश्य फलन किस चीज का हम बनाएं, सवाल पढ़िए और बताइए मुझे जल्दी से। कैसे पता लगाते हो कि किस चीज का उद्देश्य फलन बनाना है? ये देखा जाता है कि क्या चीज अधिकतम या न्यूनतम दिखाई जानी है। तो देखो अधिकतम शब्द किसके लिए लग के आ रहा है, केकों की अधिकतम संख्या, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो केकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा मुझे चाहिए। तो बताइए कुल कितने केक आपने बनवाए हैं,
x प्लस वाई। भाई ये वाले x केक बनवाए, ये वाले y, तो टोटल कितने केक बनवाए आपने? x प्लस वाई। केकों की कुल संख्या है x प्लस वाई, और इसी को अधिकतम दिखाना है तुम्हें, इसी को मैक्सिमाइज करना है आपको, ठीक है। अच्छा, व्यवरोध बनेंगे अब तो। व्यवरोध कौन कौन से? आटे का व्यवरोध बना लो, आटे का व्यवरोध क्या बनाए बताओ? 200x प्लस 100y, 200x प्लस 100y, और इधर 5000 लिखा जाएगा। है निशान कौन सा लगाएं ये बताओ आप? 5000 ग्राम आटा है, तो या तो इतने या तो इससे कम ही यूज करो आप, इससे ज्यादा जब है ही नहीं तो क्या यूज करियो। 100 से डिवाइड कर दो बउआ इसको, तो 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50, इसको यूज करिएगा सॉल्यूशन में। वसा का व्यवरोध बना लो, वसा का व्यवरोध, वसा का व्यवरोध बनेगा 25x प्लस 50y, 25x प्लस 50y इज लेस देन और इक्वल टू 1000, क्योंकि 1000 ग्राम से ज्यादा हमारे पास वसा भी नहीं है भाई। आपको 1000 या उससे कम ही में काम चलाना पड़ेगा। 25 से डिवाइड कर दो इसको, तो x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 40, ये सेकंड व्यवरोध बना। बाकी दो व्यवरोध बिना कहे आप बना लिया करिए। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये बताइए कि क्या आप आगे कैलकुलेशन कर लेंगे इसको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? तो आगे का कैलकुलेशन आपको करना है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर लगाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे, एक कारखाने में टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। अरे वाह भाई, बच्चों का मनपसंद क्वेश्चन आ गया। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट, अच्छा ये कभी कभी होता है ना, कोई कोई पूछता है किसी किसी के पापा जी से, कारखाने में काम करते, बोले पापा कहाँ गए? बोले कारखाने गए हैं। कारखाने गए, कुछ अजीब नहीं लगता? अच्छा, जैसे कोई काम करता है कहीं फैक्ट्री में, तो लोग आप पूछे कभी बताते हैं, बोले पापा कहाँ गए? बोले पापा कारखाने गए। कारखाने गए। चलिए खैर, एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस का रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय और 3 घंटा शिल्पकार समय लगता है। अरे वाह भाई। और एक क्रिकेट के बल्ले को बनाने में 3 घंटा यांत्रिक समय लगता है और 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक नहीं है। मतलब यांत्रिक घंटे आपको ज्यादा से ज्यादा 42 घंटे देगी फैक्ट्री, और 24 घंटे आपको शिल्पकार का समय देगी। इससे ज्यादा टाइम देगी, उतने में आपको बनाना पड़ेगा। आगे नंबर 1, रैकेटों और बल्लों की कितनी संख्या बनाई जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे? कारखाना पूरी क्षमता से जब काम करेगा ना, तो रैकेट और बल्लों की संख्या सबसे ज्यादा बनेगी। सोचिए थोड़ा सा, अगर कोई फैक्ट्री अपनी पूरी पावर से वर्क करेगी, पूरी पावर से वर्क करेगी, तो सबसे ज्यादा रैकेट और बल्ले बना पाएगी वो। मतलब अगर जिस दिन वो पूरी पावर से काम करेगी, उस दिन रैकेट और बल्लों की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है। दूसरा, यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः 20 और 10 रुपए हो, तो कारखाने का अधिकतम लाभ ज्ञात करिए, यदि कारखाना पूरी क्षमता से काम कर रहा है तो। ठीक है, कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि टेनिस के एक्स रैकेट और क्रिकेट के वाई बल्ले बनाने चाहिए कारखाने को। माना कारखाने में, अच्छा ये प्रतिदिन का दिया है, कितने दिन का दिया है? 1 दिन में। ठीक, माना कारखाने में प्रतिदिन, माना कारखाने में प्रतिदिन एक्स टेनिस के रैकेट, प्रतिदिन टेनिस के एक्स रैकेट तथा क्रिकेट के वाई बल्ले
बनने चाहिए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से काम करे। अच्छा, अब इसमें टेबल बनाना शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आइडिया लगभग आपको होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे वस्तुएं, लिख दीजिए। दो वस्तुएं बन रही है ना, वस्तुएं लिख दो जब कुछ ना समझ में आया। यहां पर रैकेट बनेंगे, एक रैकेट बन रहा है और दूसरी प्रकार की वस्तु जो है वो बल्ला बल्ला बन रहा है। एक तरफ रैकेट रैकेट, एक तरफ बल्ला बल्ला। अच्छा, सबसे पहले हम इनकी संख्या ले लेते हैं। संख्या वो भी प्रतिदिन, कि एक दिन में कितने बन रहे हैं। रैकेट एक दिन में x और बल्ले एक दिन में y, ये हमने माना हुआ है इसलिए यहां से लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद जब ये बनता है तो क्या क्या लगता है इसको बनने में? यांत्रिक समय लगता है, शिल्पकार का समय लगता है। तो हम यहां लिखेंगे यांत्रिक समय, और ये सब घंटे में दिया है, घंटे प्रति वस्तु। और इसके बाद शिल्पकार का समय भी है, शिल्पकार समय, ये भी घंटे में ही दिया है और प्रति वस्तु का है। ठीक, इसके बाद इसमें एक कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा, लाभ का भी बनाना पड़ेगा भाई। ठीक, लाभ का जो बनेगा कॉलम वो रुपए प्रति वस्तु में बनेगा। एक वस्तु बिकेगी तो कितना रुपए का लाभ होगा। यहां पर जहां से भी मिलेगा कुल का इस्तेमाल करें, कुल लिखा करेंगे हम। ठीक है, अब आप देखिए जरा, बताइए एक एक करके। जब रैकेट बनता है तो कितना यांत्रिक समय लगता है? एक रैकेट को बनने में 1.5 घंटा यांत्रिक समय, 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। 1.5 घंटा यांत्रिक समय में लगता है और 3 घंटे शिल्पकार समय में लगता है। दूसरी तरफ जब बल्ला बनता है तो 3 घंटा यांत्रिक समय लगता है, 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। ऐसा। और उन्होंने दिया कि कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर, अलग अलग मशीनों पर जब आप काम करने जाएंगे तो यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे मिलेंगे आपको। यांत्रिक समय के खाली 42 घंटे और इसके 24 घंटे आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा टाइम। लाभ पर रैकेट बिकेगा तो 20 रुपए का लाभ, बल्ला बिकेगा तो 10 रुपए का लाभ होता है। 20 रुपया, 10 रुपया। 2 पार्ट में क्वेश्चन है ये हमारा। सबसे पहले पार्ट के लिए आप देखो, दूसरे पार्ट को भूल जाओ। पहले पार्ट में लिखा रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कारखाना अगर पूरी क्षमता से काम करेगा उस दिन वो सबसे ज्यादा रैकेट और सबसे ज्यादा बल्ले बनाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? जिस दिन फैक्ट्री अपने फुल पावर से काम करेगी ना, उस दिन उसमें बनने वाली वस्तुओं की संख्या कैसी होगी? अधिकतम होगी। अगर x रैकेट और y बल्ले बन रहे हैं तो कुल कितनी वस्तुएं बनेंगी उस पे? x प्लस y। और हमको इसी को मैक्सिमाइज करना है। याद करिए, वो यही तो पूछ रहे हैं आपसे फर्स्ट पार्ट में कि अगर पूरी क्षमता से काम करे, इसके लिए रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि जब पूरी क्षमता से काम करेगा तो सबसे ज्यादा रैकेट और बल्ले बनेंगे। सिंपल सी चीज है। ये हमारा फलन बन गया, क्योंकि वस्तुओं की संख्या को ही मुझे मैक्सिमाइज करना है। व्यवरोधों को देख लो। व्यवरोध, यांत्रिक समय का व्यवरोध क्या बनेगा? यांत्रिक समय के लिए क्या व्यवरोध बनेगा बताओ? 1.5x प्लस 3y, 1.5x प्लस 3y, ज्यादा से ज्यादा 42 घंटे मिलेंगे। मतलब 42 या उससे कम ही समय में आपको पूरा करना होगा काम। अच्छा, 1.5 का भाग 42 में चला जाएगा क्या? कई 1.5 42 होते हैं। 40, अरे देख लो, 15 दूना 30, 15 8 120, 28 और 14 28, 10 38 4 42। ठीक है, तो 1.5 का भाग दे दो आप। यह आ जाएगा x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 28। 28 1.5 42 हो जाएंगे ना, 1.5 का भाग देंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद शिल्पकार समय का व्यवरोध बना लो। 3x प्लस 1y
3x + 1y इज लेस देन और इक्वल टू 24। इसमें आपको 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और पूरा सब काम भी हो जाना चाहिए। रहे दो व्यवरोध और आप सब जानते हो x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको अधिकतमीकरण करना है, लाभ को अधिकतमीकरण नहीं करना, संख्या को मैक्सिमाइज करना है आपको। समझ आया कि नहीं आया? ये आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे आप लोग? ठीक। सेकंड पार्ट देखिए इसी का। सेकंड पार्ट पे लिख रखा है उन्होंने, यदि रैकेट और बल्ले पर लाभ 20 रुपए 10 रुपए तो कारखाना अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब किसके साथ अधिकतम लगा दिया? पहले संख्या के साथ अधिकतम लगाया था, तो संख्या को अधिकतमीकरण कर रहे हैं। अब अधिकतम लगाया लाभ के साथ, तो लाभ को बनाएंगे और वो हमारा फलन बन जाएगा, उद्देश्य फलन। सेकेंड पार्ट, z इज इक्वल टू एक रैकेट पर 20 रुपए का लाभ, तो x रैकेटों पर कितने रुपए का लाभ? 20x। एक बल्ले पर 10 रुपए का लाभ, तो y बल्लों पर कितने का लाभ? 10y। ठीक है बउआ हो, यहीं पर कर लो आप भाई। देखो आपको करना ये है, फर्स्ट पार्ट में ये उद्देश्य फलन रहेगा, ये व्यवरोध रहेंगे। सेकंड पार्ट में ये उद्देश्य फलन होगा, यही व्यवरोध रहेंगे। कर लेंगे आप, ठीक है ना? केवल फर्स्ट से सेकंड में बदला क्या है? उसमें संख्या को मैक्सिमाइज करना था, इसमें लाभ को मैक्सिमाइज कर देना है आपको। बस ये बताओ समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई? आपको आ रहे हैं कि हम ऐसे ही फालतू बड़बड़ाए जा रहे हैं? बस ठीक बड़बड़ा रहे हैं ना? चलो ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आइए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है। मतलब जब एक पैकेट नट बनाए जाते हैं ना, तो 1 घंटा लगता है मशीन ए पर और 3 घंटे मशीन बी पर वर्क करना पड़ता है, तब कहीं जाके एक पैकेट नट बनता है। जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण, जब एक पैकेट बोल्ट बनाना होता है तो हमें 3 घंटा मशीन पर काम करना पड़ता है, मशीन ए पर, और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है, तब कहीं जाके एक पैकेट बोल्ट बनते हैं। एक वह नटों से 17.5 रुपए प्रति पैकेट और बोल्टों पर ₹7 प्रति पैकेट का लाभ कमाता है। नट का एक पैकेट बिकता है 17.5 रुपए उसका लाभ मिलता है, और बोल्ट का एक पैकेट बिकने से उसको 7 रुपए एक पैकेट का लाभ मिलता है। प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए। मतलब कोई भी मशीन आप ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे तक चला सकते हैं, 12 घंटे से ज्यादा आपको चलाने के लिए नहीं मिलेगी। होगा कोई अपना टेक्निकल प्रॉब्लम, गर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ऐसा कोई डर होगा उनको। आगे है कितने पैकेट, तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। लाभ के साथ अधिकतम शब्द लग गया, लाभ को मैक्सिमाइज करना है। और कितने पैकेट नट और बोल्ट के बनाए जाएं ये उन्होंने पूछा, तो यहां पर लिख लेते हैं माना प्रतिदिन नट के x पैकेट तथा नट के x पैकेट तथा बोल्ट के y पैकेट बनाए जाने चाहिए ताकि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ये उसका मीनिंग है। अब हम टेबल भरना शुरू करेंगे। वह बात तो पता चल गई होगी ना आपको। यहाँ पर क्या बनाए जा रहे हैं? नट और बोल्ट, 2 चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब क्या लिखें हम इसको? वस्तु लिख देते हैं सीधे, ठीक है। और क्या लिखना चाहिए? वस्तु। वस्तुओं में 2 वस्तुएं बन रही हैं, एक नट और दूसरा बोल्ट। नट बोल्ट समझते हैं ना आप? जैसे ऐसा नट होता है, उस पर चूड़ीदार ऐसा बोल्ट चढ़ाते हैं, तो ये जो ये होता है ये नट होता है, और जो कसा जाता है वो बोल्ट होता है। ये वहां पर बन रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे पहले हम वस्तुओं की यहां पर क्या लिखेंगे? संख्या, और वो भी प्रतिदिन। कि प्रतिदिन कितने बने, वो हमने माने हैं नट बने x और बोल्ट बने y, रोजाना। अच्छा, उसके बाद जब नट और बोल्ट बनाए जाते हैं
तो दो मशीनों पर वर्क करना पड़ता है, मशीन ए और मशीन बी। तो मशीन ए पर लगा समय, मशीन ए पर लगा समय प्रति वस्तु, वो भी कितने, और वो घंटे में दिया है, घंटे प्रति वस्तु, मतलब 4 घंटे प्रति वस्तु, 3 घंटे प्रति वस्तु, इसका ये मतलब है। अच्छा, और मशीन बी पर भी काम करना पड़ता है, तो मशीन बी पर लगा समय, इसका यूनिट क्या होगा, घंटे प्रति वस्तु। कितने घंटे लगते हैं एक वस्तु के बनने में। और इसके बाद यहां पर हम लिख देंगे लाभ, ये रुपए प्रति वस्तु आ जाएगा। एक वस्तु को बेचने में कितने रुपए का लाभ होता है, और जो भी कुल मिलेगा वो हम यहां लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखें, अब जैसे इतना मैंने बना दिया सवाल को पढ़ने के आधार पर, तो मुझे ध्यान था इतनी चीजें लगेंगी। अब आप याद करके बताओ या देख करके बताओ कि क्या क्या जरूरत है मुझे। जब नट बनते हैं तो एक नट के बनने पर मशीन ए पर कितनी देर काम करना पड़ता है, मशीन ए पर 1 घंटा, मशीन बी पर 3 घंटा, मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटा। मशीन ए पर, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में, प्रति वस्तु नहीं है बेटा, प्रति पैकेट है यहां पर, और यहां पर भी प्रति पैकेट है, और यहां पर भी पैकेट है। एक पैकेट बिकेगा तो कितने रुपए का लाभ आएगा। ये थोड़ा सा हमसे गलती हुई। और एक्स पैकेट संख्या प्रतिदिन, संख्या पैकेटों में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करने पड़ते हैं एक पैकेट बनाने में। जबकि एक पैकेट बोल्ट का जब निर्माण होने जाता है तो 3 घंटे मशीन ए पर लगते हैं और 1 घंटे मशीन बी पर लगते हैं। वह नटों से 17.5 रुपए प्रति पैकेट, 17.5 रुपया प्रति पैकेट फायदा लेता है, और बोल्ट पर 7 रुपए प्रति पैकेट उसको फायदा होता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए, आप चाहे जो मशीन यूज करो, चाहे मशीन ए यूज करो, चाहे बी, आप 12 घंटे से ज्यादा नहीं चलाओगे उसको, तो मैक्सिमम आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 12 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब बस टेबल जब भर गई, अब ये बताओ टेबल समझ में आई आपको कि नहीं आई। यहां पर जो हमको बदलना पड़ा ये चीज समझ में आई आपको, है ना, क्योंकि मैंने प्रति वस्तु ले लिया था। प्रति वस्तु मतलब एक नट के लिए, एक बोल्ट के लिए, पर ऐसा नहीं था, वो एक पैकेट के लिए दिया था उन्होंने, तो मुझे पैकेट लिखना पड़ा फिर। अब बताओ उद्देश्य फलन, सबसे पहले उद्देश्य फलन Z किसके साथ अधिकतम शब्द लगा हुआ है, लाभ के साथ, तो लाभ का फलन ही उद्देश्य फलन बनेगा। अब बताइए, एक पैकेट पर 17.5 रुपया, तो x पैकेटों पर 17.5x, इसके बोल्ट के एक पैकेट पर 7 रुपया, तो y पैकेटों पर 7y रुपए। और इसको क्या करना है आपको, इसका अधिकतम मान चाहिए हमको। ठीक है, उसके बाद व्यवरोध क्या बनेंगे, देखो 1x + 3y मशीन ए पर, मशीन ए का व्यवरोध x + 3y ≤ 12। 12 घंटे या 12 से कम घंटे दिए जाएंगे आपको वर्क करने के लिए। मशीन इससे ज़्यादा देर नहीं चलाई जाएगी। मशीन बी पर, बी का देखो तो 3x + y, 3x + y ≤ 12। ठीक है, ये मशीन भी ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे चलाई जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चलाई जाएगी। इसके बाद दो व्यवरोध जो कि आप बनाते हैं x, y आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो ये बन जाएंगे। और बस इसका उद्देश्य फलन है, व्यवरोध आपके पास है, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं बनेगा, ठीक करके देखिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा हमें। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4।
आप प्लीज जल्दी से नोट करें, फिर आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। एक कारखाने में दो प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। चाहे पेंच ए बने या पेंच बी बने, हमें दो मशीनें लगती ही लगती हैं, जिसमें से एक स्वचालित मशीन है और दूसरी हस्तचालित है। एक ऑटोमेटेड है और एक उसको चलाना पड़ता है, हाथ से चलाना पड़ता है। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित में लगता है और 6 मिनट लगते हैं हस्तचालित मशीन में, और एक पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित मशीन में लगता है और 3 मिनट लगते हैं हस्तचालित मशीन में। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है, इससे ज्यादा के लिए नहीं चला सकते आप। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर ₹7 और पेंच बी के प्रत्येक पैकेट पर ₹10 का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेंचों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात करिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाएं जिससे लाभ अधिकतम हो, और अधिकतम लाभ भी ज्ञात करिए। दो प्रकार के पेंच बन रहे हैं, पेंच ए और पेंच बी। तो माना पेंच ए के, तब तक एक बार और पढ़ डाला करो क्वेश्चन आप। माना पेंच ए के X पैकेट तथा पेंच बी के Y पैकेट हैं, प्रतिदिन बनने चाहिए, प्रतिदिन बनने चाहिए। ठीक, अब हम इसको टेबल बनाएंगे। पेंच बन रहे हैं, दो प्रकार के पेंच हैं, पेंच ए और पेंच बी। यहां पर पैकेटों की संख्या लिखेंगे कि पेंच ए के कितने पैकेट होने चाहिए, पेंच बी के कितने पैकेट होने चाहिए। वो तो हमने X और Y माने हैं, आपको पता ही है। दो मशीनों पर काम करना पड़ता है। एक स्वचालित मशीन है, स्वचालित मशीन पर समय काहे में दिया है, सब मिनट में दिया है बेटा, मिनट प्रति पैकेट। ठीक है। और दूसरी मशीन जो है हमारे पास वो है हस्तचालित मशीन। हस्तचालित मशीन पर समय, हस्तचालित मशीन पर जो समय लगता है वो भी मिनट में दिया है, मिनट प्रति पैकेट। ठीक, इसके बाद उन्होंने लाभ का भी दे रखा है। लाभ के बारे में, लाभ लेते हैं रुपए प्रति पैकेट। चलिए देखिए, और यहां पर हम भरेंगे टोटल 5 नंबर। एक कारखाने में दो प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। माना ए के X पैकेट और बी के Y पैकेट बनाए जाने चाहिए। आगे जिसमें एक ठीक है, हर एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में, पेंच ए का जब बनाया जाता है तो 4 मिनट लगते हैं स्वचालित मशीन में और 6 मिनट लगते हैं हस्तचालित मशीन में। पैकेट बी का जब बनाया जाता है, एक पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 घंटे स्वचालित में लगते हैं, 3 घंटे हस्तचालित में लगते हैं। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन 4 घंटे से अधिक के लिए उपलब्ध नहीं है। चाहे स्वचालित मशीन हो चाहे हस्तचालित मशीन हो, आपको दोनों मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर चलाने के लिए दी जाएंगी, 4 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा टाइम। तो यहाँ क्या लिख दें, 240 लिख दें। क्यों? क्योंकि ये मिनट में है और आप 4 घंटे लिख दोगे तो काम बिगड़ जाएगा, फिर उसको भी मिनट में बदल के लिखो। 4 छंग 24, 240। समझ आ गया? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 4 छंग 24, 240 मिनट। लाभ के बारे में बात करिए। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर ₹7 का लाभ कमाता है और पेंच बी के प्रत्येक पैकेट पर ₹10 का लाभ कमाता है। अधिकतम लाभ हो उसके लिए कितने पैकेट बनाए जाने चाहिए? चलो यही सवाल है हमारा। अब आप ये मुझे बताओ, क्या आप नहीं बना पाओगे? अगर आप बना लो तो एक आध आप भी कोशिश करो। टेबल तो हमने बना दी है, बताओ उद्देश्य फलन क्या बनेगा आपका, बता दीजिए बस मुझे। 7x + 10y z = ठीक। व्यवरोध, स्वचालित मशीन का व्यवरोध क्या बनेगा? 4x + 6y
उधर 240। अब लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 240 मिनट ही तो मिलेंगे आपको। ऐसे ही 6x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 240। और दो व्यवरोध अपने आप से बनाइएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या ख्याल है, कर लेंगे या मुझे लिखने की आवश्यकता है? कर लेंगे। नहीं आए तो प्लीज जरूर बताइएगा, बिल्कुल भी संकोच नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है। अब ऐसा लगता है इतनी जगह कम पड़ जाएगी 6 नंबर के लिए। इसको नोट कर लो, फिर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के शेड बनाता है। दो चीजें बनाई जाती हैं। प्रत्येक के निर्माण में एक पेडेस्टल लैंप बनता है और एक लकड़ी के शेड बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने और काटने में एक यूज होता है और एक स्प्रेयर की आवश्यकता, मतलब रगड़े और काटे खातिर जरूरत पड़ती है और फिर स्प्रे की जरूरत पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने में लगते हैं और 3 घंटे स्प्रे होने में लगते हैं। स्प्रेयर की मशीन, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटे स्प्रेयर में लगते हैं। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन 20 घंटे और रगड़ने की मशीन प्रतिदिन 12 घंटे के लिए उपलब्ध है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपए और एक शेड की बिक्री पर 3 रुपए का लाभ होता है। यह मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, बताइए निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए कि लाभ अधिकतम हो। मान लेते हैं कि पेडेस्टल लैंप प्रतिदिन x पेडेस्टल लैंप और y लकड़ी के शेड बनाए जाने चाहिए। माना प्रतिदिन x पेडेस्टल लैंप व y लकड़ी के शेड बनाने चाहिए। काहे खातिर? अधिकतम लाभ के खातिर, ठीक। तो यहां पर हम लिख देंगे वस्तुएं। वस्तुएं कौन कौन सी हैं? 2 वस्तुएं बनाई जा रही हैं। एक तो पेडेस्टल लैंप बन रहा है और दूसरा क्या बनाया जा रहा है? लकड़ी के शेड बनाए जा रहे हैं। लकड़ी के शेड। संख्या लिखते हैं, वो भी प्रतिदिन के हिसाब से कि एक दिन में कितने बने। हमने जो माने हैं x और y बनने के लिए माने हैं, यहां पर हम कुल लिखेंगे। मशीनों पर जो वर्क होता है, मतलब रगड़ने और काटने में कुछ समय लगता है और कुछ समय स्प्रे में लगता है। तो रगड़ने काटने में लगा समय, और यहां पर काहे में दिया रगड़ने काटने का समय? घंटों में दिया गया है, घंटे प्रति वस्तु। और इसके बाद स्प्रे में लगा समय, स्प्रेयर में लगा समय वो भी काहे में है? घंटे प्रति वस्तु, कि एक वस्तु में कितना समय लगेगा। उसके बाद लाभ का बना लीजिए, रुपए प्रति वस्तु, एक वस्तु के बिकने पे कितने रुपए का लाभ। यहां टोटल लिखेंगे। अब पढ़ते जाइए, मुझे लगने लगा आप खुद भर सकते थे ये सब चीजें। तो देखो क्या है ना, एक लैंप का जब निर्माण होता है तो 2 घंटे रगड़ने काटने में लगते हैं। लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने में और 3 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है, 3 घंटे। जबकि शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने, 2 घंटे स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे। स्प्रेयर की मशीन ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 20 घंटे के लिए मिलेगी, 20 से ज्यादा नहीं ले सकते, 20 या 20 से कम चलाइए आप उसको। इज लेस देन और इक्वल टू लगेगा, ध्यान रखिएगा, इज लेस देन और इक्वल टू। और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे, अधिकतम 12 घंटे, यानी 12 या 12 से कम ही रखिएगा आप। लैंप की बिक्री पर 5 रुपए का फायदा होता है और शेड की बिक्री पर 3 रुपए का फायदा होता है। बताइए निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाएगी लाभ अधिकतम हो। लाभ का अधिकतमीकरण करना है, तो बताइए लाभ कैसे निकालिएगा आप? लाभ कैसे निकालोगे? 5x
प्लस 3y, और इसी का तुम्हें क्या करना है, अधिकतमीकरण। तो यही हमारा उद्देश्य फलन बन गया। और करना क्या है, इसको मैक्सिमाइज। व्यवरोध बन जाएंगे। अब आपसे क्या बनाएंगे व्यवरोध, बता दीजिए एक बार। पहला बनेगा 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 12, सब घंटे में है ना। और ये बनेगा 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 20। और दो व्यवरोध x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो बनने हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 6 नंबर तक। टोटल 11 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बच गए हैं। आप 6 नंबर तक रख लेते हैं, हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये देखो एक चीज़, ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा आखिरी तक। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सारे क्वेश्चन से सॉल्व करिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और उसको हम अगले दिन क्लियर कर देंगे आपको। तो ठीक है, फिर आज मैथमेटिक्स में इतना रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।